लोकशाही समाजवादाचं औचित्य आणि पुढील वाटचाल या विषयाच्या अनुषंगाने आदरणीय योगेंद्रजी यादव याच्यामध्ये त्यांनी आपले विचार पुढच्या वाटचालीबद्दल मांडावेत असं मी योगेंद्रजी यादव को विनंती करता हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष भाई सुभाष पारे जी, हम सब की नेता, प्रेरणा की स्रोत मेधा ताई, यहाँ मंच पे और इस हॉल में उपस्थित सभी नए और पुराने साथियों, साणे गुरु जी की 125वीं जयंती को मनाने का सबसे सार्थक तरीका वही हो सकता है जो आपने अपनाया। नए लोगों के बीच, युवाओं के बीच, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच और इस अंतिम सत्र में मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोकशाही समाजवाद के विचार पे कुछ बात कहूं। मैं समझता हूं किसी भी जीवंत वैचारिक राजनीतिक समूह की निशानी होती है कि वो हर कुछ समय बाद अपने विचारों की समीक्षा करता है, अपने मुहावरे की समीक्षा करता है, अपने प्रतीक, अपने नारों का नवीनीकरण करता है। साने गुरु जी से जुड़े हुए सभी साथियों, आंदोलन समूहों और संगठनों के साथियों ने ये हिम्मत दिखाई है कि हम उन्हें याद करते हुए लोकशाही समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के विचार पर के नवीनीकरण पर विचार करें। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चुनौती है। संजय भाई ने एक छोटी सी पत्रिका भी लिखी है कि इस विचार को पुनर्जीवित और पुनः मजबूत करने की क्यों जरूरत है आज देश में। तो मैं जो कुछ कहूंगा उसका विस्तार ही आप मान लीजिए। कोई भी राजनीतिक विचारधारा अपने आप में शाश्वत नहीं होती, वो देश और काल के अनुरूप अपने आप को ढालती है। जो विचारधारा शाश्वत होने का दावा भी करती है, उसके बारे में 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद लोग पलट के कहते हैं कि दरअसल वो शाश्वत ही नहीं, वो उस देश और काल के लिए बनी थी। कार्ल मार्क्स जैसे महान विचारक के बारे में भी अंततः उनकी वैचारिक सबसे बड़ी टीका करने वाले कुरेकोस्की ने लिखा था, कार्ल मार्क्स वॉज ए जर्मन फिलोसोफर। अंततः वो जर्मन परिस्थिति को देखते हुए सोचने वाले एक चिंतक। तो विचारधाराएं शाश्वत नहीं होती, देश और काल के अनुरूप उनकी पुनः परिभाषा होती रहती, और वही है जो कि किसी भी विचारधारा को जिंदा रखता है। मैंने कहा देश और काल, इन दोनों पे दो टुकड़ों में विचार करते हैं कि लोकशाही समाजवाद के विचार को जो देश में परिवर्तन हुआ है और जो काल में, टाइम एंड प्लेस, इसके परिवर्तन के हिसाब से इस विचार को कैसे ढालने की जरूरत है। पहले टाइम को लीजिए, काल। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की विचारधारा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, पहले हाफ में आई थी। उस जमाने में आई थी जब पूरे दुनिया में समाजवाद का जलवा था। आज हमारे लिए कल्पना करना कठिन हो जाता है, लेकिन सचमुच सन 1930 से लेके सन 1960 के बीच में ये जो अरसा था,
या आप उसे खींच के 1970 तक भी ले जा सकते हैं। ये जो 30-40 वर्ष का अरसा था दुनिया के इतिहास में, ये वो अरसा था जब समाजवाद का विचार सूर्य की तरह आलोकित करता था पूरी दुनिया में। दुनिया में वैचारिक बहस होती थी। बहस ये होती थी कि समाजवाद का ये स्वरूप ठीक है कि वो स्वरूप ठीक है। समाजवाद पे बहस नहीं होती थी उस जमाने में। लोकशाही समाजवाद का विचार उस समय समाजवाद के विचार के अमेंडमेंट के रूप में आया था, जिसने कहा था, क्योंकि उस समय समाजवाद का सबसे प्रचलित, सबसे ताकतवर स्वरूप था कम्युनिज्म, जो अपने आप को साइंटिफिक सोशलिज्म कहता था। उस कम्युनिस्ट सोशलिस्ट विचार के संशोधन के रूप में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का विचार आया था, जिसने कहा था कि हां, समाजवाद तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र के बिना सच्चा समाजवाद नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी, जब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक वो समाजवाद नहीं होगा। वो कुछ आरोपित विचार होगा जो जबरदस्ती लोगों पे लागू किया जाएगा। उस जमाने तक स्टालिन के बातों की खबर हिंदुस्तान में पहुंचनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हंगरी में जो हुआ, चेकोस्लोवाकिया में जो हुआ, ये सब खबरें पहुंचनी शुरू हुई थी कि लोकतंत्र के दमन की वजह से समाजवाद कैसे विकृत हो जाता है। तो वो संदर्भ था, याद रखिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वॉज एन अमेंडमेंट, ए मॉडिफिकेशन ऑफ द डोमिनेंट आइडिया ऑफ सोशलिज्म। उस जमाने में डेमोक्रेसी को आपको एकोमोडेट करना पड़ता था, क्योंकि उस जमाने का डोमिनेंट विचार आपको ये बताता था कि ये डेमोक्रेसी जो है ये तो बुर्जुआ विचार है। डेमोक्रेसी पूंजीपति लोगों के पूंजीवाद का एक खेल है, लोकतंत्र और कुछ नहीं। तो जो भी बड़े विचारक हुए, लोकशाही समाजवाद के बड़े चिंतकों ने उस विचार को काटते हुए यह स्थापित किया कि नहीं, लोकतंत्र पूंजीवाद का केवल खेल नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार चुनने की स्वतंत्रता लोकतंत्र समाजवाद बनाने के लिए अनिवार्य है। अब इसकी तुलना आप आज से कीजिए। आज ठीक उल्टी स्थिति है। आज डेमोक्रेसी डोमिनेंट विचार है, समाजवाद को एकोमोडेट करने की कोशिश हो रही है। आज लोकशाही समाजवाद का संदर्भ बिल्कुल उल्टा हो गया है। लोकतंत्र पे आज कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लगाने चाहिए कुछ, लेकिन कोई नहीं लगाता। दुनिया के सब देश जो घोर लोकतंत्र विरोधी हैं, चीन भी अपने आप को नहीं कहता कि हम अलोकतांत्रिक देश हैं। वो कहते हैं चीन का अपना तरह का लोकतंत्र है। पुतिन भी कहते हैं कि वो लोकतंत्र चला रहे हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि वो लोकतंत्र चला रहे हैं, क्योंकि इस समय लोकतंत्र डोमिनेंट विचार है। कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। आज हमें एक दूसरा काम करने की जरूरत है। आज हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम बताएं कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। आज हमारी ड्यूटी है कि हम ये बताएं कि बिना सामाजिक आर्थिक समता के लोकतंत्र पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। आज जरूरत है, बाबा साहेब अंबेडकर ने 1949 में संविधान पे हस्ताक्षर होने से एक दिन पहले जो कहा था, जो चेतावनी दी थी, बाबा साहेब ने अपने आप को सोशलिस्ट कभी नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो ठीक समाजवाद के विचार का बात है कि हम एक राजनीतिक स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक गहरी विषमता के बीच ये विचार कब तक, राजनीतिक स्वतंत्रता कितनी सच्ची हो पाएगी, इसके बारे में मुझे विश्वास नहीं। उनकी ये भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई। इसलिए आज हमारी जो जरूरत है वो है
कि हम लोकतंत्र के विचार की पुनः परिभाषा करें। और खास तौर पे जब से ट्रंप जी दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, उसके बाद तो इस दुनिया के हर जागरूक नागरिक की ये एक न्यूनतम जिम्मेवारी बनती है कि हम इस लोकतंत्र नामक पिटारे को खोल के देखें। अमेरिका के चुनाव के बाद मैंने कहा एक अच्छी बात हुई है, हमारे सारे दोस्त बड़े दुखी थे, गुस्सा थे, क्षुब्ध थे। मैंने कहा एक बड़ी अच्छी बात हो गई ट्रंप जी के चुनाव जीतने, दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा अब कोई अमेरिका से आके मुझे डेमोक्रेसी पे लेक्चर नहीं दे सकता। ये साबित हो गया। अब मुझे कोई लेक्चर अमेरिका वाले नहीं देंगे, तो पूरी दुनिया पर लेक्चर देते हैं कि आप डेमोक्रेसी ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। डेलीगेशन भेजते थे डेमोक्रेसी सुधारने के लिए अफ्रीका के देशों में, तो अब तो कायदे से इंडोनेशिया और मलेशिया को अमेरिका में डेलीगेशन भेजना चाहिए उनकी डेमोक्रेसी सुधारने के लिए। लेकिन मजाक छोड़िए, गंभीर बात यह है कि जिस लोकतंत्र नामक इष्ट देवता की हमने पूजा की है, और पूजा अर्चना में यही होता है, शुरू होते हैं ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर से मामला किसी मूर्ति पे चला आता है, फिर मूर्ति से मामला किसी पुजारी पंडे पे चला आता है। शुरू करते हैं हम डेमोक्रेसी को आंख जोड़ के बंद करके, आंख जोड़ के डेमोक्रेसी को प्रणाम करने से। जब आंख खोलते हैं तो मेरे सामने ट्रंप नजर आता है, मोदी नजर आता है, एर्दोगान नजर आता है, हंगरी का ओरबान नजर आता है, और मुझे लगता है क्या हुआ, मैं किसकी पूजा करने चला था और कहां पहुंच गया। हकीकत यह है कि लोकतंत्र का विचार और जो व्यवस्था जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बहुत सुंदर विचार, और उसके लिए मेजॉरिटी के रूल को हमने लोकतंत्र मानना शुरू कर दिया और मान लिया कि 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, चुनाव से मेजॉरिटी से जो जीतता है, ईमानदारी के चुनाव में मेजॉरिटी से जो जीत जाए, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो। इससे भ्रामक धारणा कोई हो नहीं सकती। लोकतंत्र के लिए दरअसल मुझे बार बार लगता है बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, और यहाँ महाराष्ट्र में मेरा लालच होता है बात कहने का कि बाबा साहब को बार बार लोगों ने जाति व्यवस्था और भारतीय समाज और हिंदू धर्म की विषमता के चिंतक के रूप में देखा है। मैं यहाँ बैठे तमाम विद्वत गणों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार दोबारा देख के बाबा साहब को लोकतंत्र के नवीन चिंतक के रूप में स्थापित करने की जरूरत है। एंड माई क्लेम इज, पॉलिटिकल साइंस के लोग बैठे, मैं दावा कर रहा हूं, 20वीं सदी के भारत में एकमात्र डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट अगर कोई हुए थे तो बाबा साहब अम्बेडकर। केवल उस व्यक्ति ने डेमोक्रेसी नामक इस डब्बे को खोल के देखा और कहा कि ये डेमोक्रेसी किसी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के बिना नहीं चल सकती, पॉलिटिकल कम्युनिटी विचार के बिना नहीं चल सकती, और वो विचार विषमता की स्थिति में नहीं चल सकता। तो हमें आज पहली जरूरत है, काल के परिवर्तन के कारण हम डेमोक्रेसी के विचार को पुनः परिभाषित करें। पुनः परिभाषित करने का मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं, मतलब ये कि लोकतंत्र के आदर्श के अनुरूप उसकी व्यवस्था भी हो। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच इज सो ब्यूटीफुल, विच इज सो रेडिकल, does not match the mechanism that we call democracy. The mechanism should also be radicalized. The mechanism should also be changed. जिसमें चौखंबा राज की स्थापना है, गांव गणतंत्र का विचार है, जिसमें लोकतंत्र के तमाम पाए, हम पुरानी भाषा बोलते रहते हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। काय का चौथा स्तंभ है? पूरी दुनिया में मीडिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। इस साधारण बात को हम अपनी आंख के सामने रोज देखते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं करते। तो हम लोकतंत्र की, बाबा साहब का एक लेख भी है, लोकतंत्र की पूर्व शर्तें, शायद 1956 वगैरह में उन्होंने लिखा था, 55 में लिखा था शायद। जिस व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं, उसके सफल होने के लिए अनेक पूर्व शर्तें हैं जो कभी भी हमें बताई नहीं जाती। मान लिया जाता है एक समुदाय होगा, उस समुदाय में इतनी न्यूनतम समानता जरूर होगी कि हर कोई अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके,
अभिव्यक्त करने के लिए मीडिया की संस्थाएं होंगी जो कि स्वतंत्र होंगी, जो कि अंतिम व्यक्ति की बात को उठाएंगी, उन उठी हुई बातों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। फिर उनको एग्रीगेट करने के पॉलिटिकल पार्टी के मैकेनिज्म होंगे, और पार्टियां जब चुनाव में अलग अलग वायदों को लेके जाएंगी तो जनता तक पहुंचने के उनके पास बराबर संसाधन होंगे, फेयर प्लेइंग, इवन प्लेइंग ग्राउंड होगा। ये सारी चीज जब होंगी तब जाके आपके चुनाव का कोई मतलब है। और 5 साल के चुनाव के भीतर सरकार को लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए सैकड़ों संस्थाएं होंगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल लोकतंत्र के आदर्श की हत्या करने के लिए किया जाएगा। ये पहली बात है जो हमें स्थापित करने की जरूरत है। बड़ा काम है लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने काल की बात कही। अब देश पे आता हूं, क्योंकि देश का परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार सबसे पहले यूरोप में आया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मनी में सबसे पहले शुरू हुआ था। उसको सोशल डेमोक्रेसी उन दिनों बोला जाता था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमने कहना शुरू किया। सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे? सोशल डेमोक्रेट यूरोप की राजनीति के वो लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट धारा है, ये बहुत ज्यादा लाल है, उसको थोड़ा गुलाबी करने का काम करने वाले लोग सोशल डेमोक्रेट कहलाते थे। जो कहते थे नहीं क्रांति तो बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे करो ना बदलाव। जो कहते थे नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी ठीक ही है लेकिन उसकी विषमताओं को थोड़ा सा कम कर लो। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों को यूरोप में पूंजीवाद के औजार के रूप में पेश किया गया था। जब वो विचार भारत आता है, भारत में जिसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव की परंपरा जो है, जिस परंपरा के तमाम वारिस लोग यहां बैठे हुए हैं, ये परंपरा सोशल डेमोक्रेसी की परंपरा नहीं है। लोहिया ने 1952 में एक प्रसिद्ध लेख लिखा था, भाषण था उनका, डॉक्ट्राइनल फाउंडेशंस ऑफ एशियन सोशलिज्म। उस लेख में लोहिया यही बात कहते हैं कि समाजवादियों की समस्या ये है कि वो सोचते हैं कि कम्युनिज्म से सोशलिज्म ले लो और कैपिटलिज्म से डेमोक्रेसी ले लो, दोनों का 50-50 मिक्स कर दो और आपको सोशल डेमोक्रेसी मिल जाएगी। ये कतई नहीं होगा। लोहिया ने कहा था कि भारत के संदर्भ में, और उनका दावा केवल भारत के बारे में नहीं था, पूरी तीसरी दुनिया के बारे में था, जिसे आज हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। लोहिया का कहना था कि ग्लोबल साउथ का सोशलिज्म बिल्कुल अलग किस्म का सोशलिज्म होगा। तो हम जिस परंपरा के वारिस हैं, ये जो देश का परिवर्तन यूरोप से जब ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ समाजवाद का विचार आता है, तो वो विचार गुलाबी नहीं होता, उसका रंग और गाढ़ा लाल हो जाता है। ये क्रांतिकारी विचार। लोहिया ने कहा था कि हमें क्रांति को डाइल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं। यूरोप की सोशल डेमोक्रेसी क्रांतिकारिता को डाइल्यूट करने वाला विचार था। लोहिया ने कहा कि नहीं, हमें क्रांतिकारिता को डाइल्यूट नहीं करना, हमें उसका स्वरूप बदलना। इसीलिए लोहिया ने सप्त क्रांति की धारणा दी, जयप्रकाश ने टोटल रेवोल्यूशन का विचार दिया। वो विचार था कि जो यूरोप का एकांगी समाजवाद है, यूरोप के समाजवाद का मोटे तौर पे अर्थ उन जमानों में केवल गरीब, अमीर और आर्थिक पक्ष पे रहता था। लोहिया ने जब सप्त क्रांति की बात की तो उन्होंने क्लास के साथ साथ कास्ट, नेशन, जेंडर, समाजवाद के विचार में जेंडर, महिला पुरुष के सवाल को प्राथमिकता देने वाले मेरे विचार से दुनिया के पहले चिंतक राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने जेंडर के प्रश्न को इतना सेंट्रलिटी से रखा सोशलिज्म की धारा में। बाकी धाराओं में वो सवाल था। लोहिया ने 7 किस्म की क्रांति की बात की और बाद में जब जयप्रकाश नारायण ने उसको एक अलग तरीके से परिभाषित किया संपूर्ण क्रांति पे, तो उन्होंने सांस्कृतिक और मूल्यों के बदलाव की भी बात की।
मतलब ये कि हमारा समाजवाद का विचार बुनियादी रूप से अलग होगा। भारत में जब समाजवाद का विचार आया तो उसका केवल समाजवाद का यूरोपीय विचार हमने ग्रहण नहीं किया, उस विचार की गांधी विचार से मुठभेड़ नहीं हुई, कहिए उसका संगम हुआ। गांधी का विचार आ रहा था, समाजवाद का विचार आ रहा था। भारत का लोकशाही समाजवाद यूरोप के समाजवाद और भारत के गांधी विचार और स्वराज का जो विचार था, इन दोनों के संगम से पैदा हुआ। इसका हमारे लिए आज क्या अर्थ है? हमारे लिए इसका अर्थ ये है, हालांकि अब तो यूरोप में भी काफी कुछ बदलाव आया है। यूरोप के समाजवादियों ने कम से कम जेंडर और इकोलॉजी के सवाल को स्वीकार करना शुरू किया है, लेकिन मैं समझता हूं भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के सवाल की केंद्रीयता जो लोहिया ने स्थापित की थी, वो आज भी हमारे लिए केंद्रीय विचार है। भारत में समाजवाद का विचार केवल जिसे यूरोप में समाजवाद कहा जाता था उसका वारिस नहीं है। हम 20वीं सदी के उन तमाम समतावादी विचारों के वारिस हैं, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो शाहू फुले अंबेडकर का विचार हो, चाहे वो फेमिनिज्म का विचार हो, चाहे वो गांधी का विचार हो। इन तमाम विचारों का वारिस बन के इन्हें आगे ले जाने का काम हमें करना है। समाजवाद की नए सिरे से व्याख्या आज के समय में करना हमारा अनिवार्य काम होगा, जिसका मतलब है आज के पूंजीवाद की जो स्ट्रक्चर है, उस पूंजीवाद के स्ट्रक्चर में हम क्या बदलाव चाहते हैं। आज वो पूंजीवाद नहीं है जो जयप्रकाश के जमाने का पूंजीवाद था, नरेंद्र देव के जमाने का पूंजीवाद था। आज का पूंजीवाद बदल चुका है। पर्यावरण का विचार है जो कि बहुत केंद्रीयता से इस देश के आंदोलनों ने उठाया है, जो मैं कई सारे आंदोलनों का नाम लिया, उसमें जल जंगल जमीन का आंदोलनों का नाम केंद्रीय लेना जरूरी है। इन तमाम विचारों को केंद्र में रखते हुए हमें समाजवाद की पुनर्परिभाषा करनी है। एक आखिरी बात इसमें और वो ये कि भारत के समाजवाद ने अपने आप को भारतीय परिस्थिति में ढाला। यूरोप की सोशल डेमोक्रेसी एक यूनिवर्सल सोशल डेमोक्रेसी हुआ करती थी। भारत का लोकशाही समाजवाद भारत का लोकशाही समाजवाद था, भारत का अंडरलाइन है उसमें। यानी कि इसने समाजवाद के विचार को इस जमीन से जोड़ा, इसकी परंपराओं से, इसमें जो कुछ अच्छा है उससे जोड़ा। अभी जब मैं आ रहा था तो मैं साने गुरुजी की किताब उलट पलट रहा था। उलट पलट इसलिए रहा था कि मराठी में और तो पढ़ नहीं सकता, सिर्फ चैप्टर हेडलाइन पढ़ सकता हूं मैं। लेकिन वो पढ़ते ही मुझे लगा कि ये किताब हिंदी में उपलब्ध क्यों नहीं। भारतीय संस्कृति की व्याख्या करना, इस मिट्टी से जोड़ने का काम किया। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आज हमारे देश के सामने जो चुनौती है राष्ट्रवाद के नाम पे, याद रखिए कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो था और यूरोप की सोशल डेमोक्रेसी जो थी, उसने राष्ट्रवाद को दूर रखा, कहा राष्ट्रवाद तो एक बीमारी का नाम है। भारत के लोकशाही समाजवाद ने राष्ट्रवाद और समाजवाद को जोड़ने का काम किया। आज इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर जो हमला हो रहा है इस देश में, आज इस देश में संस्कृति और सभ्यता के नाम पर इस देश की जड़ उखाड़ने का काम हो रहा है। आज इस देश में हजारों साल से बुने हुए सामाजिक ताने बाने को काटने का काम हो रहा है। उसका मुकाबला कौन करेगा? मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मैं लोकशाही समाजवादी साथियों के बीच में बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि संयोग से मेरा इस विचारधारा से संबंध रहा है।
बल्कि वाकई मैं गंभीरता से कह रहा हूं, इस वक्त इस देश पे आरएसएस की जिस विचारधारा का हमला, ये वैचारिक हमला है, केवल राजनीतिक हमला नहीं है। और कल को बीजेपी की सारी सरकारें अगर किसी जादू से समाप्त भी हो जाएंगी तो हमारी आपकी वैचारिक चुनौती अगले 25 वर्ष तक फिर भी बनी रहेगी। आज जो वैचारिक हमला इस देश पर हो रहा है, उस हमले का मुकाबला करने के लिए वैचारिक संसाधन कहां से आएंगे? मेरा प्रस्ताव है कि भारत की लोकशाही समाजवाद की परंपरा, जिसे हम गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव की परंपरा कहते हैं, जिसे विस्तार करके हमें गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, फुले, शाहू, अंबेडकर, जल जंगल जमीन, महिला आंदोलन, इस सब की परंपरा, समतावादी आंदोलन की जो भारतीय परंपरा है, वही एकमात्र तो नहीं, मगर अगर इस देश के पास कोई सबसे बड़ी वैचारिक संपदा आज उपलब्ध है, अगर इस देश के किसी राजनीतिक धारा में उसकी जेब में कुछ ऐसे औजार, ऐसे हथियार हैं जिससे आरएसएस, बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है, तो भारत की लोकशाही समाजवाद की परंपरा वो परंपरा है। ये खुश होने का भी समय है और दुखी होने का भी समय है। खुश होने का इसलिए कि अपने पुरखों के बारे में अच्छी बात करके हमेशा सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं बार बार याद दिलाता हूं, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो आजकल खासतौर पे पिछले 1 साल से मुझे बहुत लोग मिलते हैं। मेरे दादाजी ये थे, मेरे पापा जी ये थे, मेरे मामा जी ये थे, एमएलए, एमपी, ये वो। कभी कभी मैं मन में सोचता हूं, 1-2 बार मैंने पलट के कह ही दिया कि देखो तुम जो हो इसमें तो दादाजी का श्रेय है, दादाजी जो थे उसमें तुम्हारा क्या श्रेय? तुमने अपने दादाजी को पाला था क्या? वो मजाक हम सब पे लागू है। हम नाम ले लेते हैं, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, साने गुरुजी, उन्हें बनाने में हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमें बनाया, उनके हम वारिस हैं, ये हमें साबित करता है। तो एक तरह से खुश होने का समय है, लेकिन दूसरी तरफ से सर झुका के अपने गिरेबान में झांकने का वक्त भी है कि इतनी बड़ी वैचारिक संपदा के वारिस होने के बावजूद हम क्यों नहीं आज इस देश को पेश कर सकते। 10 दिन पहले संजय भाई पटना गए थे, पटना में हमारा एक सम्मेलन था, तो संजय भाई ने अपने अंदाज में, इनका एक विशेष अंदाज है संजय मंगला गोपाल, इन्होंने 10 मिनट में साने गुरुजी की पूरी जीवनी पेश कर दी, साथ में 2 गाने भी सुना दिए 10 मिनट में। और मैं आपको बता सकता हूं, हॉल में बैठे हुए लोग दंग रह गए, संजय मंगला गोपाल पे नहीं, साने गुरुजी पे, कि ऐसा व्यक्ति था हमारे देश में। ये खुश होने की बात भी है, दुखी होने की बात भी है कि अगर उस साने गुरुजी की विरासत को अगर हम बिहार में नहीं पहुंचा पाए, अगर बिहार के पढ़े लिखे आंदोलन कर्मी समाजवादी लोगों को नहीं पता, तो ये हमारे लिए दुख की बात है, ये हमारी कमजोरी है। तो मेरे दोस्तों, लंबी बात नहीं कहूँगा, आप सबकी तरह मैं भी मेधा जी के बोलने का इंतजार कर रहा हूँ, फिलर वाला काम था मेरा जो मैंने कर दिया है। बस इतना ही कहूँगा कि लोकशाही समाजवाद कोई स्थिर और शाश्वत विचार का नाम नहीं, ये देश और काल के अनुरूप बदलती हुई क्रांतिकारिता का नाम है। इसकी जो ज्योति है, इसमें समता के विचार की ज्योति है, स्वतंत्रता के विचार की ज्योति है, इसमें क्रांतिकारिता है, लेकिन उसका उस आत्मा की काया क्या होगी, वो काया हर 20-25 वर्ष में हर स्थान में बदले, उसे वो बदलना। और आज हमारे देश में जो संविधान पे हमला है, लोकशाही पे हमला है, अंतिम व्यक्ति पे हमला है, उस हमले के मुकाबले के लिए इस विचार को प्रस्तुत करना, और हमने इस विचार को प्रस्तुत करने में इतने साल जो देरी की है, उसका खामियाजा भुगतते हुए हमें एक कीमत अदा करने को तैयार रहना चाहिए। जब हमें सारी वैचारिक संपदा सौंपे तो कोई कह सकता है कि हाँ बात तो अच्छी है, लेकिन नाम तुम्हारा नहीं लूंगा,
तो हमें कह देना चाहिए नाम छोड़ दीजिए, काम से मतलब है। मुझे लोकशाही समाजवाद का नाम नहीं चाहिए, मुझे साने गुरुजी का नाम नहीं चाहिए, मुझे लोहिया का नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे देश बचाना है, इसके लिए मैं काम करूँगा। धन्यवाद।